तो अब देखो 4 2 4 दुनिया 8, 8 3 11, 11 में से 21 गया 10, 10 बटे 5 2। अब देखो यहां पे चाहते तो अब सॉल्व करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, बट वो अननेसेसरी लंबी कैलकुलेशन होगी और हमें एग्जाम में लंबी कैलकुलेशंस बिल्कुल अवॉइड करनी है। और टीवी की जो इक्वेशन दी गई है, जो इसका समीकरण दिया हुआ है, वो क्या है? x + y इक्वल टू कितना है? a। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। So we'll be starting with the trend analysis। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है I'll be taking that query as well। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग? तो होपफुली सभी बढ़िया ही होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहली मुझे बात करनी है कि जेई मेन जो आपके निकट आ रहा है, पास आ रहा है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितने दिन बचे हैं? गिन चुन के अगर हम देखें तो 40 से 50 दिन बचे हैं, जिसमें हमें अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो उसी सीरीज को, उसी चीज को मैं बूस्ट करने के लिए यहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जेई के पीवाईक्यूज जो पैराबोला सेक्शन से पूछे गए हैं, और आप सभी को पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अच्छा, उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अमन, और आज जो हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे वो पैराबोला के पीवाईक्यूज होंगे जो कि बहुत ही अच्छे और रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए। तो उससे पहले मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि विगत वर्षों में, लास्ट ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स में जेई मेन में क्या ट्रेंड एनालिसिस रहा इस टॉपिक का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पैराबोला कोनिक्स के अंडर में आता है ना। अब कोनिक्स में हम पैराबोला पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, इलिप्स पढ़ते हैं, हाइपरबोला पढ़ते हैं। अब अगर आप इसमें देखो तो 2025 में 14 सवाल, 24 में 2, 23 में 1, 22 में 4, 21 में नहीं पूछा गया हालांकि, बट अगर आप देखो तो रिसेंट ईयर में कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब ये टॉपिक कहीं ना कहीं अब डोमिनेट कर रहा है कोनिक सेक्शन को। तो यहां पर इसीलिए हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, और आप सभी को यहां पे लग के प्रैक्टिस करनी मेरे साथ में। अगर आपको बाकी क्वेश्चंस भी लगाने हैं तो नीचे टैप एंड टेस्ट का ऑप्शन है, वहां पर जाओ और बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। अब देखो मैं यहां पे कुछ कुछ क्वेश्चंस लूंगा जो बड़े ही अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो पहला जेई मेन का पीवाईक्यू है। अगर आप सवाल देखो तो क्या पूछा गया है? इफ द लेंथ ऑफ अ लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला whose focus is a comma a and the tangent at its vertex is x plus y equal to a is 16, then modulus a equal to। तो मुझे यहां मॉडुलस a की वैल्यू निकालनी है। भाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ मेरे पास में, और टेंजेंट एट वर्टेक्स तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द होता है ना। वर्टेक्स पे जो तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो पैराबोला के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसका शॉर्ट फॉर्म टीवी भी तो बोलते हैं इसे हम। हाँ, तो अब यहां पे क्या x plus y इक्वल टू ए दिया हुआ है। अब समझो मेरी बात, हमें यहां पे कुछ चीजें समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब यहां पर हम एक काम करते हैं, जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला है जिसका फोकस जो है a कॉमा a है, तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं जो हम पढ़ रहे हैं, यहां पे फोकस शिफ्टेड फॉर्म में है। तो अगर मैं पैराबोला एक मिनट के लिए बना लूं, लेट से मेरे पास ऐसा कोई पैराबोला है, देखो ध्यान से, ऐसे मेरे पास कोई एक पैराबोला लेट से है, इसका फोकस मेरा क्या है? a कॉमा a है ना। और अगली बात क्या है, इसके बाद में एक और चीज भी दी गई है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब ये रही मेरी वर्टेक्स, इस पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये मेरा क्या आ गया? टेंजेंट एट वर्टेक्स टीवी। और टीवी की जो इक्वेशन दी गई है, जो इसका समीकरण दिया हुआ है, वो क्या है? x plus y इक्वल टू कितना है? a। और बोल रहा है, देखो एक और बात बोल रहा है, लेंथ ऑफ जो लेटस रेक्टम है वो कितना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है मेरा वो 16 है। तो अगर मैं बोलूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? LLR बोलते हैं अपन लोग, LLR बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसकी जो वैल्यू है वो 16 दी गई है ना। तो ये बातें दी गई हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये यहां पर है कि अगर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला यहां पे ले लूं मिनट के लिए, आपको पता, अगर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला लेता हूं y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिखाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोकस और जो टेंजेंट एट वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? वो स्मॉल a होती है। और जब वो स्मॉल a होती है, उस केस में जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आता था, LLR क्या आता था? 4a आता था, राइट। इस केस में यहां पे 4a आता था। मतलब क्या? मतलब आप ये कहो कि जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है वो 4 गुना होता है किस दूरी के?
ये जो फोकस और टीवी के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका 4 गुना होता है। तो मतलब मुझे यहां पे जो पूरा का पूरा खेल ये है कि जो स्मॉल a कॉमा a से मैं ये बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं इस लाइन पर, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी उसका 4 गुना कर देना है। अगर लेट्स से डिस्टेंस मेरी d है, अगर मैंने माना ये मेरी डिस्टेंस d है, तो क्या मैं d कैलकुलेट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल d कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? स्ट्रेट लाइन में मैंने पढ़ रखा है, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है किसी पॉइंट से किसी लाइन पर जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या आता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर स्मॉल d की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो आ जाएगी मॉड ऑफ x की जगह a रखेंगे, y की जगह a रखेंगे और माइनस a बन जाएगा अपॉन रूट ओवर 2 आ जाएगा, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब a कैंसिल हो जाएंगे, जो वैल्यू आएगी मॉड a बाई रूट 2 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो मेरा आया, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक बात दी गई है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 16 है, तो जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, ये d का 4 गुना होगा। तो LLR मेरा क्या होगा, यहां पे LLR मेरा जब आ जाएगा वो 4 मॉड a बाई रूट 2 आ जाएगा, जिसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो वैल्यू आ जाएगी मेरी 16 के बराबर। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां से जो मॉड a की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4 रूट 2 के बराबर आ गई, है ना, ये पॉसिबल वैल्यू आई। तो जो मॉड a की वैल्यू आई वो 4 रूट 2 के बराबर आई, तो यहां पे हम ऑप्शन आसानी से मैच कर सकते हैं। अब ऑप्शन क्या आया, अगर आप ऑप्शन देखो तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देखो ये सवाल ना हर साल ट्रेंड में पूछा गया है, ऐसे सवाल जो डिस्टेंस वाले सवाल होते हैं, बस वहां पे डेटा हो जाता है चेंज। अगर ऐसे डेटा चेंज करके हम कई क्वेश्चंस बना सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो एक ऐसा बहुत ही बढ़िया फीचर हमारे पोर्टल पे है जो कि पावर क्वेश्चन है, राइट। पावर क्वेश्चन के नाम से एक फीचर आप जरा चेक करना जा करके, ऐसे क्वेश्चंस की आप बड़े आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि देखो टीवी चेंज हो सकती है वापस से, पॉइंट वापस से चेंज हो सकता है, कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, तो अब उस केस में आंसर कुछ और आएगा, है ना। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करते रहनी है तो आप पावर क्वेश्चन फीचर का इस्तेमाल करिए हमारे पोर्टल पे जाके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार फीचर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसी कैटेगरी में। हाँ, तो ये तो सी ऑप्शन है, ये तो सी ऑप्शन हो गया। अगला सवाल जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है, फिर से देखो, ऐसा ही कुछ सवाल है, बस थोड़ा सा घुमाया, इस बार डायरेक्ट्रिक्स दे दिया गया। तो देख रहे हो आप कैसे क्वेश्चन चेंज होता है, तो आप ऐसे पावर क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। वहां पे क्या है, बस डेटा चेंज हो रहे हैं, कभी क्वेश्चंस चेंज हो रही है। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार, मिलता जुलता क्वेश्चन है। Vertex of a parabola, if vertex of a parabola is 2, -1 and the equation of its directrix is 4x minus 3y equal to 21, then the length of its latus rectum. तो मुझे इसके latus rectum की लेंथ निकालनी है। सवाल देखे कैसे घूमा, देख पा रहे हो आप, बिल्कुल लेंथ ऑफ latus rectum पूछा है इस बार, और मेरे को दिया vertex of a parabola। vertex क्या होता था आपको पता ही है, अगर मैंने एक पैराबोला बना दिया ऐसे, तो ये इसका vertex होता है, टर्निंग पॉइंट है ये, राइट। और ये मेरा लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट 2, -1 हो गया, ये जो मेरा टर्निंग पॉइंट लगता है एक तरीके से आप बोल सकते हो। अगली बात क्या है, एंड द इक्वेशन ऑफ इट डायरेक्ट्रिक्स। अब मान लो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहां कहीं दी हुई है, डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया गया, 4x - 3y इक्वल टू 21 दिया है, ठीक है, ओके, सही है। अब इसके बाद क्या करें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। तो फिर से एक बात मेरी ध्यान रखना, आप सभी को एक बात तो बहुत अच्छी तरीके पता होनी चाहिए कि अगर मुझे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए, कहां गया, एक सेकेंड, अगर मुझे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए तो हम एक बार फिर से जनरल केस ऑफ पैराबोला लेंगे। ये मेरा वर्टेक्स आया भाई, और ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स आई, राइट। अब एक काम करेंगे, अगर मुझे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए तो आप सभी को एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अगर मैं जनरल पैराबोला का केस लूं, जनरल पैराबोला, राइट, जनरल पैराबोला जो कि क्या था मेरा y² इक्वल टू 4x, जरा उससे एक बार इंस्पायर होते हैं, वो क्या था। तो जनरल पैराबोला में क्या होता था, ऐसी कुछ कहानी होती थी, और आपको पता होना चाहिए था, ये मेरा y² इक्वल टू 4x होता था, मेरा वर्टेक्स 0,0 पे होता था, और जो मेरी डायरेक्ट्रिक्स होती थी वो क्या होती थी, x इक्वल टू -a होती थी। अगर x इक्वल टू -a होती थी तो वंस अगेन अगर आप बच्चों देखो तो ये जो वर्टेक्स है
वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी आती थी, तो वापस से मॉड ऑफ ए ही तो आती थी, या ए बोलो आप इसे, राइट। जो डिस्टेंस ए आती थी कि हम ए को पॉजिटिव लेते थे, जो डिस्टेंस ए आती थी और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेम के लिए क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे इसका। तो अगर मुझे इसका 4 गुना करना है तो सबसे पहले वापस से एक बार डिस्टेंस का प्रयोग करना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, अगर मैंने डिस्टेंस को d माना बच्चों, तो ये जो वैल्यू d की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, रखो इसमें कितना आएगा, मॉड ऑफ 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस ऑफ 21 अपॉन 5 आ गया, है ना, ये आया। देखो ध्यान से देखो, अच्छा -3 इंटू माइनस ऑफ 1 होगा, ये -1 है, ठीक है, क्योंकि देखो ये -1 कोऑर्डिनेट है ना। तो अब देखो 4 दूनिया 8, 8 3 11, 11 में से 21 गया 10, 10 बटे 5 2। कितनी सिंपल कैलकुलेशन है, d इक्वल टू 2 आ गया, है ना, d इक्वल टू 2 आ गया यहां पर। अब d इक्वल टू 2 तो मेरा ये आया, ये मतलब ये a का काम कर रहा है, लेकिन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेम क्या होता है, इसका 4 गुना होता है। तो अगर मैं LLR की बात करूं तो LLR कितना आएगा, LLR मेरा 4d आ जाएगा। 4d की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 2, जो कि 8 के बराबर होगी, है ना, 8 के बराबर होगी। तो यहां पर ऑप्शन हमें मिल चुका है 8, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर। तो अगर हम मूव करें तो जो ऑप्शन मेरा आएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। अब यहां पर एक और बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि देखो यहां पे मैंने स्टेप्स में सॉल्विंग की है, ये रखा। तो अगर ऐसे आपको मल्टी स्टेप्स क्वेश्चंस को, अगर मल्टी स्टेप्स वाले सवालों को हल करना है तो एक और फीचर हमारे यहां पे बहुत ही बेहतरीन हमारे पोर्टल पे दिया गया है, हेल्प मी सॉल्व इट। उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और ऐसे स्टेप्स वाइज कैलकुलेशन को आप इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, यूज जरूर करना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्या, मैं पढ़ता हूं इसे। तो अगला क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विद वर्टेक्स v 3/2, 3 एंड द डायरेक्ट्रिक्स 6x + 2y = 0, इस बार इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे दिया गया है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है क्या, α(x² + βy² माइनस γxy माइनस 30x माइनस 60y + 225 = 0, देन α + β + γ इज इक्वल टू। अगेन समझना है, वर्टेक्स दिया, डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है। कहीं ना कहीं देख रहे हो सवाल कैसे घूम रहे हैं, हर बार वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स दे रहा है या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दे रहा है, ऐसी कुछ कैलकुलेशंस करवा रहा है हमसे, है ना। तो हमें बिल्कुल अलर्ट होना है, पावर क्वेश्चन का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल समझना है उसे, बहुत फायदेमंद होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। स्पेशली पैराबोला में तो आप देख ही सकते हो इसका जादू। अब सवाल क्या कह रहा है कि α(x² + βy² माइनस ऑफ γxy माइनस 30x माइनस 60y + 225 = 0। वर्टेक्स मेरा ये दिया, डायरेक्ट्रिक्स मेरा ये दिया हुआ है। तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा पैराबोला को विजुलाइज करता हूं चल क्या रहा है। तो वापस से एक काम करें, हमने एक ऐसा पैराबोला बना लिया, मेरे पास एक वर्टेक्स दिया, वर्टेक्स क्या है 3/2, 3। तो मैंने मान लिया मेरा वर्टेक्स है 3/2, 3 हियर। अगली बात क्या, डायरेक्ट्रिक्स दिया, डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा बच्चों, तो लेट्स से डायरेक्ट्रिक्स मेरा यहां पे होगा, तो मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, है ना, जो कि क्या x + 2y = 0 हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ और बात दी गई है नहीं, ये मेरा वर्टेक्स दिया, डायरेक्ट्रिक्स दिया, सीधे पैराबोला की इक्वेशन दे दी गई है। अब एक काम करूंगा, मुझे कहीं ना कहीं खुद पैराबोला की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा इक्वेशन से, ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे, अब एक काम करते हैं, मैं यहां से एक्सिस के लिए, अगर मैं एक्सिस बनाना चाहूंगा तो आपको पता परपेंडिकुलरली जाएगी डायरेक्ट्रिक्स से, और ये वर्टेक्स से होते हुए परपेंडिकुलर जाएगी डायरेक्ट्रिक्स के, है ना, बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, क्या मैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है ये जो लाइन जाएगी, एक्सिस जो है हमारा, ये 90 डिग्री से पास करेगा, x + 2y = 0 के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर कोई लाइन जो कि x + 2y = 0 के परपेंडिकुलर होगी तो उसका स्लोप क्या होगा, अगर इसका स्लोप मेरा x + 2y = 0 का -1/2 है, तो जो इसका स्लोप आएगा वो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि m1 m2 = -1 होना चाहिए, ठीक है, सही है। वर्टेक्स मेरा 3/2, 3 दिया है, और ये मेरा क्या दिया है, ये इस लाइन का स्लोप आ गया। अब यहां से काम करते हम, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो मुझे अगर ये बात पता है कि कोई भी लाइन जो कि किसी एक पॉइंट से पास करती है, फिक्स पॉइंट से, और उसका कुछ स्लोप होता है, तो वहां पे हम कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, y - y1 = m × x - x1। तो यहां पे वही फॉर्मूला लगाना है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये मेरा आ जाएगा y - y1 मतलब y - 3 = 2 × x - 3/2। तो यहां से जो वैल्यू आएगी आ जाएगी y - 3 = 2x, और ये आ जाएगा 3, तो y = 2x आ गया। वाह क्या बात है, ये y = 2x निकाल लिया। किसकी इक्वेशन आ गई भाई, इसकी आ गई। अब मैं काम करता हूं, अगर मैं कहूं ये जो मेरा पॉइंट है,
जो कि क्या है, एक्सिस का डायरेक्ट्रिक्स से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर इसे मैं 1 मिनट के लिए Q मानता हूं और अगर मैं फोकस को लेट से R मानता हूं, तो आपको पता होना चाहिए था कि जो वर्टेक्स होता है वो Q और R का मिड पॉइंट है। थोड़ा सा नजदीक कर देता हूं ना, थोड़ा सा, ताकि समझ में आए, नहीं लग नहीं रहा कि यार मिड पॉइंट लग रहा, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूं, ठीक है। तो ये रहा मेरा फोकस, लेट से ये मेरा फोकस है, ठीक है। आप मान लो ये Q और R का मिड पॉइंट V होगा, ठीक, समझ गए। अब एक काम करते हैं, यहां पर अगर मैं x + 2y = 0 और y = 2x को सॉल्व करूंगा, तो आपको पता है दोनों के दोनों जो लाइंस हैं वो ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो भी ओरिजिन आएगा। सॉल्व करके भी देख लो, y = 2x रख दो, या तो x0 y0 आएगा, तो ये जो मेरा पॉइंट आया q क्या आ गया, 0,0 आ गया, राइट। अब देखो सिचुएशन क्या है, अगर मैं ये QVR लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करूं, तो जो QVR लाइन सेगमेंट है ये, इसमें Q का कोऑर्डिनेट कितना है, 0,0 है, और V का कोऑर्डिनेट कितना है, तो V का कोऑर्डिनेट 3/2,3 है, और जो R का कोऑर्डिनेट है वो मुझे पता ही नहीं, अगर मैं इसे अल्फा कॉमा बीटा ले सकता हूं। अब एक काम करते हैं, हमें पता है जो V है इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ रखा RCCS में, मैंने RCCS में बताया भी था आपको उस वक्त में, है ना, ऐसे क्वेश्चंस करा रखे हैं, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन का एप्लीकेशन बीच में हमने कराया था। तो क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, तो कितना आएगा, 3/2 = अल्फा + 0/2 आ जाएगा यहां से, हाँ मैं लिख सकता हूं। तो यहां से जो मेरी वैल्यू आएगी 3/2 = अल्फा + 0/2, तो जो अल्फा की वैल्यू आई बच्चे वो कितनी आ गई, 3 आ गई। और ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बीटा + 0/3 = कितना आएगा, बीटा + 0/2, सॉरी, बीटा + 0/2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो ये रहा बीटा, ये रहा 0/2 = 3 आ जाएगा। तो जो बीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो फोकस पता चल गया भाई, फोकस क्या आया, मेरा फोकस जो आया वो 3,6 आ गया। कितना आ गया, 3,6 आ गया। अब अगर मुझे किसी भी सिचुएशन में अगर पैराबोला की इक्वेशन निकालनी, अगर मुझे फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो सिंपल पैराबोला की डेफिनेशन लगाऊंगा, PS = PM, पता है ना। अब यहां पे S की जगह मैंने R कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो अगर मैंने यहां पे कोई पॉइंट लिया, लेट से P लिया, जिसका अगर मैं लोकस निकालना है, क्योंकि लोकस ही क्या देगा, पैराबोला देगा, पैराबोला की इक्वेशन देगा, तो यहां से PR की जो वैल्यू होगी वो PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगी। यही तो होता है ना। और बाद में h, k को x और y से रिप्लेस करके लोकस निकालते हैं, वही लोकस क्या देता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला देता है। बाद में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब एक काम करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं कैलकुलेशन में। तो क्या होगा, PR = PM हो जाएगा। यहां से मैं यहां से बोल दूंगा PR = PM। अब अगर ऐसा हुआ तो मैं PR की वैल्यू क्या है, तो PR डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द 2 पॉइंट क्या होगा, दो बिंदुओं, है ना, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, यही फॉर्मूला होगा, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो h - 3 होल स्क्वायर आया, और साथ में कितना आएगा, k - 6 होल स्क्वायर, k - 6 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, अब इक्वल टू में आ जाएगा ये डिस्टेंस h, k किससे क्या आएगी, मॉड ऑफ h + 2k, मॉड ऑफ h + 2k अपॉन कितना आएगा, साथ में √5 आ जाएगा, ये √5 आ जाएगा, है ना। दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल स्क्वायर करके मैं लेफ्ट साइड में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 5 इन ब्रैकेट h - 3 होल स्क्वायर प्लस k - 6 होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू कितना आएगा, h + 2k होल स्क्वायर आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो कितना आएगा, h² + 9 - 6h + k², ये कितना आएगा, 36 माइनस ऑफ 12k 12k इक्वल टू h² + 4k², और साथ में कितना आएगा, 2 दूनिया 4 hk आएगा। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो आ जाएगा मेरा 5h² + 5k², और कितना आएगा साथ में, माइनस 5 × 6 30 होता है, 12 × 5 60 माइनस 60k आया। तो 36 9 45, 45 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 225 आ जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन आएगी 225, यहां से मैं बोल दूंगा ये आ गया मेरा प्लस 225 इक्वल टू कितना आएगा, h² + 4k² + 4hk आ गया। नाइस। अब h² के टर्म को मैं इकट्ठा करूंगा, कितना आएगा, 5h² में से h² का कितना आया, 4h² आ गया। अगला कितना आया, 5k² - 4k² कितना आएगा,
प्लस के स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ऑफ 30h आ गया बच्चों। अगला कितना आया, माइनस ऑफ 60k आ गया। बहुत ही बढ़िया। तो ये कैलकुलेशन इकट्ठी हुई है और इसके अलावा और क्या आएगा, माइनस ऑफ 4hk भी तो आएगा साथ में, माइनस 4hk आएगा। तो इसके अलावा प्लस 225 इक्वल टू 0 आ गया मेरा। अब क्या करना है, इक्वेशन निकालने के लिए h को x से k को y से रिप्लेस करना है। तो जैसे ही मैंने h को x से और k को y से रिप्लेस किया, मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिलेगी, उससे मैं कंपेयर करूंगा। तो यहां से जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितनी आएगी, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 30x माइनस 60y माइनस ऑफ 4xy प्लस 225 इक्वल टू 0। अब एक काम करते, पैराबोला की इक्वेशन से कंपेयर करते जो दिया हुआ है। तो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर दिया है भाई। तो अल्फा एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू क्या आई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया, 4 आया। बीटा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, यूनिटी है, तो ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्या है, मुझे गामा देखना है बस, बाकी सब तो देख रहे नहीं, अननेसेसरी सारी चीजें नहीं देखूंगा, ये सब तो मैच है। गामा एक्स वाई माइनस गामा एक्स वाई है, तो मतलब माइनस गामा की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, देखते हैं गामा एक्स वाई कैसा आया है। अच्छा, एक्स वाई नेगेटिव में आया है, तो माइनस गामा इक्वल टू -4, सो गामा इक्वल टू 4 आ गया यहां से। अब मुझे चाहिए था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐड कर लेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, अल्फा धन बीटा धन गामा प्लस 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 कितना आएगा, 4 प्लस 1 प्लस 4 कितना आएगा, 4 1 5 4 9, आंसर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 9 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 9 वाला ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं कहां पर है वो ऑप्शन, डी ऑप्शन है। सिंपल सा सवाल था, थोड़ा सा सोचना था। कभी कभार देखो कैलकुलेशन वाली चीजें आएंगी, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कैलकुलेशन में, क्योंकि ये अल्टीमेट चीज प्रैक्टिस करते करते आपको चीजें आती रहेंगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस लगाओगे, आपकी कमांड आएगी, है ना। और यहां पे प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं हम, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो बिल्कुल सभी को ध्यान देना यहां पर, क्वेश्चंस में जब भी कैलकुलेशन आएगी, वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे, आपकी कैलकुलेशंस की जो स्पीड है वो अपने आप बढ़ेगी। अब अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये देखो बड़ा ही बेहतरीन सवाल सा लग रहा है, कुछ डरावना सा लगा देखने में, क्योंकि यहां पे tan इनवर्स sin इनवर्स में सवाल चला गया, ऐसा लग रहा। सवाल एक बार पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू एफ एक्स रिप्रेजेंट अ पैराबोला विद फोकस। तो y इक्वल टू एफ एक्स मेरा एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि पैराबोला है, ऐसा बोल दिया इसने, ठीक है। आगे बात कर रहा है कि जिसका फोकस -1/2, 0 है और डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू -1/2 है। तो कह रहा है देन सेट S एक तरह का सेट है, x के सारे वैल्यूज का सेट है जो कि रियल वैल्यू है, सच दैट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू π/2। अब कह रहा है कि देखो 4 ऑप्शंस है, इज एन एम्प्टी सेट, कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, इज एन इनफाइनाइट सेट। एक लास्ट ऑप्शन दिया, इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। मतलब मेरे को क्या लग रहा है सवाल पढ़ करके कि मुझे सेट एस को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, मतलब मुझे ये पता करना पड़ेगा एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और उसके लिए सबसे पहले मेरे को एफ एक्स चाहिए होगा, और एफ एक्स कहां से आएगा, पैराबोला से आएगा, पैराबोला की इक्वेशन से आएगा। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, पैराबोला की इक्वेशन निकालना। तो स्टेप्स बाय स्टेप्स चल रहे हैं ना। एक बार फिर से हेल्प मी सॉल्व इट फीचर का मैं नाम ले रहा हूं, क्योंकि भाई देखो स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ रहा है ना, तो ऐसी चीजों को सोचने में वो आपकी हेल्प करता है। अब यहां पर बात यह है कि अगर मुझे पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है बच्चों, तो उसके लिए मेरे पास 2 चीजें दी गई हैं। तो फोकस दिया, डायरेक्ट्रिक्स दिया है। तो हम पहले फटाफट बना के एक बार विजुलाइज कर लेते चल के आ रहा है ना। कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो तो आपको हमेशा फिगर पे ध्यान देते ही रहना है। फिगर हमें हमेशा बनाना है, समझना है, फिर हम आगे आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहां पर जो बात है, यहां पे क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स दिया है। अब देखो ये जो है फोकस क्या है, -1/2, 0 है। तो फोकस अगर मेरा -1/2, 0 हो गया, तो कहां पे होगा -1/2, 0, लेट से मेरा ये कहीं फोकस है ना, ये मेरा फोकस, इसका कोऑर्डिनेट है -1/2, 0 दिया है। अब आगे डायरेक्ट्रिक्स भी दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स कितना है, y इक्वल टू लेट से -1/2। तो मैं यहाँ पे डायमेट्रिकली नहीं बना रहा हूं ना, ज्योमेट्रिकली नहीं बना रहा हूं, बस बना रहा हूं, ठीक है, y एक्सिस का ध्यान ही रख रहा हूं। ऐसा सिचुएशन तो होगा ही होगा। अब मुझे अगर एक काम करूं, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी, तो आपको बहुत आसानी से पता है, एक पॉइंट h कॉमा के फिर से रैंडमली मान लेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। h कॉमा के को हमने ऐसे ही मान लिया, एक h आया, दूसरे का कोऑर्डिनेट k आ गया। अब यहां पे काम करेंगे, ये देखो और ये देखो बच्चों, तो ये मेरा m हो गया
तो वही कंडीशन वापस से पैराबोला की PS इक्वल टू PM, PS इक्वल टू PM चलता रहेगा। तो अगर मैंने यहां पे PS इक्वल टू PM लगा दिया तो क्या सिचुएशन बनेगी? तो PS के लिए क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट P एंड S कितना होगा? तो ये जो वैल्यू आएगी आ जाएगा मेरा h प्लस 1/2 होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट आएगा भाई। और अगली वैल्यू कितनी आएगी? अगला मेरा आ जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू PM। अब PM क्या है? h कॉमा k की y इक्वल टू -1/2 से डिस्टेंस कितनी आएगी? तो मेरा आ जाएगा मॉड k प्लस 1/2 डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रयोग है ना। लेकिन कौन से डिस्टेंस फॉर्मूले का? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन है ना। तो ये आ गया मेरा मॉड ऑफ k प्लस 1/2 अपॉन रूट ऑफ 1 आ गया। अब देखो रूट है एक जगह, मॉड है, स्क्वायर करके दोनों चीजें खत्म करते हैं, चीजों को सिंपल रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर। तो अब यहां पे क्या होगा? h प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू k प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करेंगे, ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस h प्लस k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू k कितना आएगा? k। अब ये कितना आया? k स्क्वायर कैंसिल आ गया, 1/4 कैंसिल हो गया। तो जो मेरी k की वैल्यू आ रही बड़ी सिंपल सी होके आ गई h स्क्वायर प्लस h। अब आपको पता है बाद में क्या करना है? k को y से रिप्लेस करना है, h को x से रिप्लेस करना है। तो यहां पे जो इक्वेशन मिलेगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। ये मेरी आ गई क्या? इक्वेशन। और इसे ही आप बोलोगे fx। ये तो फंक्शन आया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। तो अब जैसे ये फंक्शन आया, अब हम इसे इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे, fx की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे करेंगे? आपके पास देखो दिया है tan इनवर्स अंडर रूट fx दिया है। क्या दिया है? गिवन क्या है? गिवन क्या है? tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ fx दिया है मेरे पास में, राइट। tan इनवर्स दिया है और साथ में क्या दिया है? अगली बात जो मेरी दी गई है इसके बाद में प्लस साइन इनवर्स ऑफ क्या दिया है? एक बार एक पढ़ते हैं, कहां गया? हाँ, साइन इनवर्स ऑफ रूट fx प्लस 1। तो साइन इनवर्स ऑफ होल रूट fx प्लस 1 की जो वैल्यू है वो π/2 के बराबर दी गई है। तो एक तरीके का कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन है ना, ITF इक्वेशन है। हमने बहुत बार सॉल्व किया, मैं इसे डर भी नहीं लगना चाहिए, मैं बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए। बहुत बार आपने देखा ऐसे सवाल को। यहां पे क्या करना है? fx की वैल्यू रखते हैं, fx की वैल्यू रख के देखेंगे कितना fx, x स्क्वायर प्लस x है। तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस साइन इनवर्स ऑफ, अब ये वैल्यू रखा प्लस 1 ऐड कर दिया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू π/2। अच्छा, अब यहां एक चीज मैं जानना चाहता हूं। मैंने जैसे ये देखा ना, मुझे एक चीज दिमाग में क्लिक कर रही है, यार साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी आता है वो कंडीशन में आता है। और वो कंडीशन होती क्या एग्जैक्टली? वो कंडीशन ये होती, ये जो वैल्यू होगी साइन इनवर्स का, जो भी इनपुट होगा, जो डोमेन होता है -1 से 1 के बीच आता है। तो अगर ये -1 से 1 के बीच आएगा तो भाई ये वैल्यू भी -1 से 1 के बीच आएगी, है ना। तो इसे लाई कराते हैं। tan इनवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan इनवर्स बोलता है मैं तो पूरा R ले सकता हूं अपने अंदर में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई भी इनपुट दे दो सब चलेगा, ब्रह्मांड के कोई भी इनपुट। ब्रह्मांड मतलब क्या? R में से कोई भी इनपुट मुझे उठा के दे दो, कोई भी इनपुट दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे हम कहेंगे ये जो आएगा मेरा -1 से रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कितना आएगा? 1 के बीच आएगा। अब एक और बात हमें बड़ी सिंपल सी चीज होती है जो हमें पता होनी चाहिए कि ये जो स्क्वायर रूट होता है ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, मतलब नॉन नेगेटिव। तो जीरो भी हो सकता है बट नेगेटिव तो नहीं होना है। तो ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि -1 से तो बड़ा ही होगा, -1 से तो हमेशा बड़ा होगा। तो मुझे यहां कहीं ना कहीं से लिखना चाहिए 0 से लाई करता है, राइट। 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये तो इसकी डेफिनेशन होती है स्क्वायर रूट की। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो एक अगर मैं राइट इनइक्वालिटी को सॉल्व करूं तो कितना आएगा? यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो x स्क्वायर प्लस x की जो वैल्यू आएगी बच्चों कितना आएगा? लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अब एक और बात सोचनी है, ये जो x स्क्वायर प्लस x है यहां भी तो दिख रहा है, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर में तो कम से कम स्क्वायर रूट फंक्शन को तो डिफाइन करोगे। tan इनवर्स को प्रॉब्लम नहीं है, देखो पूरा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट ये जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है उसे तो डिफाइन करना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है ना, दो फंक्शन है, एक स्क्वायर रूट एक tan इनवर्स, एक ITF फंक्शन है। तो मुझे ये जो x स्क्वायर प्लस x है इसे तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा। तो यहां पे मुझे एक और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ये स्क्वायर रूट में आया है तो x स्क्वायर प्लस x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए।
अब बड़ी बात यह है कि एक जगह ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ रही है, एक जगह वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है। तो अगर हम इक्वल की बात छोड़ दें तो बिल्कुल एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक लेस देन 0 होगा और एक ग्रेटर देन 0 होगा। अब कोई भी नंबर साइमल्टेनियसली मतलब एक ही बार में लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकता। तो ये दोनों कंडीशन कब साथ साथ होल्ड करेगी? जब ये दोनों इक्वल टू 0 हो जाए। तो दैट्स ओनली ट्रू इफ एंड ओनली इफ। ये कब होल्ड करेगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। तो यहां से x इंटू एक्स प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 0 के बराबर आएगी। तो x की दो वैल्यू आएगी 0 और -1। क्या क्या ऑप्शन आएंगे? 0 और -1 ऑप्शन आएंगे। तो अगर मैं यहां पे करेक्ट ऑप्शन पे जाऊं, मतलब पहले थोड़ा सा सोच लो, चले जाएंगे ऑप्शन पे। जो x की जो वैल्यूज आई 0 और -1, तो कितनी वैल्यूज ऑफ x मिली? 2 वैल्यूज ऑफ x मिली, 2 वैल्यूज ऑफ x मिली। तो ये जो सेट होगा ये 2 वैल्यूज को कंटेन करेगा। जो सेट S होगा वो x की 2 वैल्यूज को कंटेन करेगा। तो अगर मैं ऑप्शन पे मूव करूं तो कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन इजी था, कैलकुलेशन भी इजी थी। यहां पे हमने बाउंड्री बेस्ड प्रॉब्लम देखा है ना, कि देखो कहां पे कभी कभी क्या था, डोमेन से ही काम चल जाता है। जरूरी नहीं सारे क्वेश्चंस को हम डिग आउट करें, हर जगह जाए सॉल्व करें पूरी तरीके से, देखे जा करके। अब देखो यहां पे चाहते तो आप सॉल्व करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, बट वो अननेसेसरी लंबी कैलकुलेशन होगी और हमें एग्जाम में लंबी कैलकुलेशंस बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो कभी कभार ये चीजें चलती हैं, आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये चीज समझते आएगी, बिल्कुल समझ में आनी है कि कैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, कब कहां पे कौन सी कैलकुलेशन को स्किप करना है, कब डोमेन की कंडीशन लगानी है, कब रेंज बेस्ड कंडीशन लगानी है ना। तो अब मैं लगता है ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है। मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या बोला गया है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट 5,4, राइट। इसका जो वर्टेक्स है वो 5,4 पर है और इसके अलावा जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है 3x प्लस वाई माइनस ऑफ 29 इक्वल टू 0 इज एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस के इक्वल टू 0। तो मुझे यहां पे वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर हम लोग एक काम करते हैं कि सबसे पहली बात तो इस वापस से पैराबोला के लिए डायग्राम बनाते हैं। बिना डायग्राम बने कोई काम नहीं होने वाला है ना। तो हम यहां पर सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम कैसे होगा कि अगर मैं एक पैराबोला बना रहा हूं, ध्यान देना, यहां पे मैंने एक पैराबोला बनाया, ये रहा मेरा पैराबोला। इसका जो वर्टेक्स है वो 5,4 पर है। ये जो मेरा वर्टेक्स है, लेट से ये मेरा 5,4 पे मेरा वर्टेक्स है, 5,4 है इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसके अलावा डायरेक्ट्रिक्स दी गई है। तो डायरेक्ट्रिक्स मान लो 3x प्लस, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स रहा, वो फिक्स लाइन रही है, 3x प्लस वाई माइनस ऑफ 29 इक्वल टू 0 है। और इसके अलावा मुझे दिया गया है, बस ये दो बातें दी गई, कुछ और दिया गया है नहीं। इसका सीधे इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे दिया गया है। तो अब हम लोग को कैसे भी करके इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो निकालनी पड़ेगी। अब एक काम करने से पहले मैंने एक्सिस बना दिया और आपको पता है एक्सिस जो होगा डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगा, दोनों दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, है ना। तो अब देखो मुख्य मुद्दा यह है कि मैं क्या कुछ ऐसा करके क्या फोकस निकाल सकता हूं, क्योंकि अगर मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखना है तो मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो मुझे फोकस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दूसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मुझे ये फोकस के कोऑर्डिनेट किसी भी हालत में निकालने पड़ेंगे। अब इसके लिए काम कर सकता हूं, क्या मैं एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकता हूं? एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो एक्सिस होगा ये इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इसके परपेंडिकुलर होगा तो अगर इसकी स्लोप में निकालो, डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप क्या आएगी? तो ये आएगी मेरी -3। तो यहां से जो एक्सिस का स्लोप आएगा वो कितना आएगा? ये 1/3 आ जाएगा। तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख सकता हूं? इक्वेशन ऑफ एक्सिस वो कितना होगा? तो यहां पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब वो कितना होगा ये जानना है हम लोगों को। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है? तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो होगा वो होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ऑफ x1। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरी एक्सिस है वो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है और उसका जो स्लोप है वो 1/3 है। तो अब अगर कोई भी लाइन जिसका कुछ स्लोप होता है और कोई फिक्स पॉइंट से पास करती है तो जो उसको इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ऑफ x1। तो यहां पे हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ऑफ x1 होगा। अब ऐसा कुछ आ गया, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ऑफ x1 आया। तो अब यहां से y माइनस y1 क्या होगा? तो ये मेरा आ जाएगा y माइनस ऑफ 4
इक्वल टू m इज 1/3, x माइनस x1 कितना होगा, x माइनस 5, है ना। तो यहाँ से क्या होगा 3y माइनस ऑफ 12 इक्वल टू x माइनस ऑफ 5, तो ये कितना आएगा x माइनस ऑफ 3y इक्वल टू माइनस ऑफ 7 आ जाएगा। क्या सही आ रहा है? फिर से देखो 3y माइनस ऑफ 12 इक्वल टू x माइनस 5 आया, तो अब क्या होगा x माइनस 3y माइनस 12 धन 5 क्या होगा माइनस ऑफ 7, और ये आ गया इक्वेशन किसका, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गया, जिसकी जो वैल्यू आई कितनी आई, इक्वेशन कितनी आई, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस ऑफ 7 आ गया। अब अगर मुझे एक्सिस की इक्वेशन मिल गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पता करूंगा तो वो कितना होगा, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, लेट्स से वो पॉइंट ही आया m आया, और अगर मैं फोकस को s बोल रहा हूं तो आप सभी को पता है जो वर्टेक्स होता है वो m और s का मिड पॉइंट होता है। तो आई थिंक मैं m का तो निकाल सकता हूं, m का पॉइंट, m का कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। तो अगर मैं इक्वेशंस को लिखूं तो क्या, इसे अगर मैं x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 7 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x माइनस 9y की वैल्यू माइनस 21 के बराबर आएगी, और यहाँ पे दिया है 3x प्लस जो y है मेरा वो कितना होगा, 29 के बराबर होगा। ये हो गया। तो अगर मैं दोनों को घटा देता हूं, यहाँ पे अगर मैं दोनों को घटा रहा हूं तो क्या होगा, 3x कैंसिल होगा, और यहाँ माइनस 9y माइनस ऑफ y मिलकर माइनस ऑफ 10y होगा, और माइनस 21 माइनस 29 कितना होगा, तो 31 29 कितना होगा 50, माइनस 50 आ जाएगा यहाँ से। तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरी +5। y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से जो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +5। अगर y की वैल्यू मेरी +5 आई तो क्या मैं यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, हाँ x कोऑर्डिनेट के लिए मैं ये y की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे +5 कितना होगा, तो ये आ जाएगा मेरा x माइनस ऑफ 15 इक्वल टू माइनस ऑफ 7, तो जो x की वैल्यू आएगी 15 में से 7 गया 8 आ गया, तो मेरा x कोऑर्डिनेट 8 आया, y कोऑर्डिनेट 5 आया। तो यहां से मैंने पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए जो कि 8,5 होंगे। तो ये लिख लेते हैं, देखो 8 है और y कोऑर्डिनेट 5 है, तो ये जो कोऑर्डिनेट आया 8,5 आ गया। अब देखो ये बात भी सही है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स आए वो 8,5 आए यहां पर, है ना। अब एक काम करेंगे, अगर ये कोऑर्डिनेट 8,5 आए, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या मैं s का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। फिर से मुझे ये जो अगर लाइन सेगमेंट आप देखो MVS, जो मेरे पास लाइन सेगमेंट है MVS, यहां पर जो मेरा वर्टेक्स है वो m और s का मिड पॉइंट है। तो अगर ऐसा हुआ यहां पर तो अब आसानी से हम एक काम कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बार के लिए मैं लाइन सेगमेंट को वापस से तोड़ लेता हूं MVS को, राइट। तो ये लाइन सेगमेंट तोड़ लेते हैं, एक बार अलग से दिखा देते हैं जूम करके। ये m है, ये v है, ये s है यहाँ पे। तो m के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 8,5 है यहाँ पे बच्चों। अगला v का कोऑर्डिनेट कितना है, तो v का कोऑर्डिनेट 5,4 है, और अगर मुझे s का नहीं पता है तो मैं इसे अल्फा कॉमा बीटा ले लेता हूं। अब एक काम करेंगे, हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा क्या, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो मेरा होगा वो आ जाएगा 8 प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 5। दूसरा जो मेरा आएगा 5 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 4, 5 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस ऑफ 8 2 आ जाएगा, और बीटा की वैल्यू 8 माइनस ऑफ 5 2 3 आ जाएगा। 2 चौका 8, 8 में से 5 गया 3, राइट। तो यहाँ से जो मेरी अल्फा की वैल्यू है 10 में से 8 गया 2, तो ये आ गया मेरा 2,3। तो जो मेरा कोऑर्डिनेट्स आया अल्फा कॉमा बीटा वो कितना आ गया, 2,3 आ गया। तो मेरे पास जो फोकस आया, फोकस s कितना होगा, 2,3 आ जाएगा। तो मेरा फोकस भी निकल गया, अच्छा ठीक है। तो ये मेरे फोकस से कोऑर्डिनेट आई है 2,3 आ गए। अब जैसे मेरे पास फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया, आई थिंक मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला को आसानी से ऑब्टेन कर सकता हूं। ये अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट h, k ले लिया तो आप सभी को पता है ये जो PS की वैल्यू होगी ये PM के बराबर होगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो PS की वैल्यू PM के बराबर आएगी। तो एक काम करते हैं, अब हम PS की वैल्यू को PM के बराबर इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे ध्यान से देखते हैं। तो जो PS है मेरा वो PM के बराबर होगा, जो मेरी PS की वैल्यू आएगी वो PM के बराबर आएगी। अब PS क्या है, तो PS जो है मेरा h, k और 2,3 के बीच की डिस्टेंस है। h, k और 2,3 के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, तो मेरा आ जाएगा h-2 होल स्क्वायर प्लस कितना होगा k-3 होल स्क्वायर, ये आ गया, और साथ में स्क्वायर रूट लग जाएगा, इक्वल टू PM। PM कितना है, तो PM मतलब h, k की 3x प्लस y माइनस ऑफ 29 से कितनी डिस्टेंस होगी। तो फॉर्मूला लगा दे, डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो 3h प्लस k माइनस ऑफ 29 मॉड 3h प्लस k माइनस ऑफ 29 अपॉन कितना होगा, √10 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब एक काम, दोनों साइड का यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, तो वैल्यू कितनी होगी,
h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 3h प्लस k माइनस ऑफ 29 होल स्क्वायर बाई 10 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो वैल्यू कितनी आएगी 10 इंटू एच माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 3h प्लस k माइनस ऑफ 29 होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से एक काम करते हैं, दोनों साइड को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने पे क्या आएगा, अगर ये मेरा जो राइट साइड है क्या आएगा 10 ऑफ h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहां पे काम करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा 10 इंटू एच स्क्वायर प्लस 2 दुनिया 4 माइनस ऑफ 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ 6k इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 3h प्लस k होल स्क्वायर हम बोल सकते हैं यहाँ पे, और प्लस 29 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में माइनस ऑफ 58 इंटू 3h प्लस k आ जाएगा, है ना। अब आपको पता है इसको ओपन करना है, इसको ओपन करते हैं तो ये 10 ऑफ h, अगर मैं 10 के साथ में पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करता हूं तो जो वैल्यूज आएंगी मेरी कितनी आ जाएंगी 10h स्क्वायर, साथ में कितना होगा 10h स्क्वायर प्लस 10k स्क्वायर, 10k स्क्वायर आ गया। अगला कितना होगा तो 10h स्क्वायर प्लस 10k स्क्वायर माइनस ऑफ 40h माइनस ऑफ 60k, तो माइनस 40h माइनस ऑफ 60k, ये आ गया। तो दो चीजें आ गई। इसके बाद देखो और क्या है, तो h और k का भी हिसाब किताब सेट हो गया। 9 4 13, 13 गुणे 10 130, तो 130 आ गया। और ये जो वैल्यू किसके बराबर होगी, तो यहाँ पे जो राइट हैंड में 6hk और यहां पर 29 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 29 का होल स्क्वायर। अब देखो 58 को 3 से गुणा करो कितना आएगा, 3 8 24, है ना। यहाँ पे 58 इंटू 3 कर लो, 58 इंटू 3 कितना होगा, 3 8 24, 3 5 15 16 17, तो 174 आ रहा। ये मेरा 174 आ रहा, तो 174 भी लिखना पड़ेगा भाई, 174 आ जाएगा माइनस ऑफ 174, और साथ में कितना होगा h, और माइनस ऑफ 58k आ जाएगा, माइनस 58k आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें करेंगे यहाँ पर। अब आगे क्या होगा, आगे मैं अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, 10h स्क्वायर माइनस ऑफ 9h स्क्वायर कितना आएगा, h स्क्वायर आएगा। 10k स्क्वायर माइनस ऑफ k स्क्वायर कितना होगा, तो आ जाएगा मेरा 9k स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अगली बात कितनी होगी, अब इसके बाद माइनस ऑफ 40h प्लस 174h हुआ, तो अगला कैलकुलेशन करेंगे 174h माइनस ऑफ 40h आया, और कितना आएगा प्लस 58k माइनस ऑफ 60k कितना होगा, माइनस ऑफ 2k होगा। तो यहां से जो वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 2k आया। ध्यान से देखना, ये जो यहां पे मैंने जब एक्सपेंशन किया तो ये वैल्यू यहां पे मिलके माइनस ऑफ 2k के बराबर आएगी, है ना। अब इसके बाद में क्या कांस्टेंट टर्म्स बचते हैं और xy का कोई टर्म है क्या। हाँ देखो एक और बात है, ये देखो 6hk भी है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये मेरा आ जाएगा माइनस ऑफ 6hk आ गया। एक ये भी एक्सप्रेशन आया, और इसके बाद में अगर हम ध्यान से देखें तो 130 माइनस ऑफ 29 का होल स्क्वायर। इसके अलावा कोई टर्म बच रहा है, देखो h का टर्म हमने एक्सप्रेस किया, k का टर्म उठाया, और इसके अलावा xy जो कि kh है ना, इसके भी टर्म्स हमने उठा लिए। अब इसके अलावा क्या था, 130 माइनस ऑफ 29 होल स्क्वायर आ गया। अब ये सारे टर्म्स मिल गए, इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब यहां से देखो लोकस पता करना था, अगर मुझे लोकस पता करना है तो मैं h को x से और k को y से रिप्लेस करूंगा। तो यहां पे रखते हैं, h को x से रिप्लेस करेंगे और k को y से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे ही हमने रिप्लेस किया ये वैल्यू जो आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा 174। अब 174 में से 40 गया तो कितना बचेगा 134, 170 में से 40 गया ना, तो कितना है 130x आ गया। अब अगली बात देखो, माइनस ऑफ 2y आ जाएगा, माइनस ऑफ 6xy आएगा, और साथ में 130 माइनस ऑफ 29 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। अब यहां से कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। अगर मैं यहां पे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के, ये देखो यही तो था, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी प्लस डी प्लस के। इजी सी कैलकुलेशन है, अगर आपने कैलकुलेशन सारी की सारी करोगे तो यहां से जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के, वापस से देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के, राइट। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी मेरी, फाइनली जो वैल्यू आएगी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के की जो वैल्यू आएगी, ये कैलकुलेशन करने पे माइनस ऑफ 576 आएगा। तो यहां पर जो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, करेक्ट ऑप्शन होगा मेरा लास्ट ऑप्शन,
-576। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर क्या होगा, माइनस, लास्ट ऑप्शन है, राइट, -576 है। क्लियर हो गया। आप देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर दो पैराबोला दिए गए हैं और दोनों का सेम फोकस है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात दी गई है कि एक का डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस है, एक का डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस है। देखो, their directrix are the x axis and the y axis respectively if this parabola intersects at the point AB, तो दोनों पैराबोला एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं AB, तो मुझे AB होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। मतलब जो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उन डिस्टेंस का होल स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहली बात, अगर ये क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, मुझे अगेन फिगर पे जाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट में फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो क्लैरिटी ज्यादा नहीं मिलेगी सवाल में करना क्या है। फिर तो हम रट रहे हैं, है ना, रटे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, सवाल हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपको हमेशा फिगर बनाओ, फिर सोचो क्या इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि जैसे ही आपने फिगर बनाया आपका 30 to 40% क्वेश्चन जो है वहीं खत्म होता है। करेक्ट, उसके तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हमें। अब यहां पे क्या है, अगर मैं ये बनाऊं तो पैराबोला किस तरह से बनेगा, एक का जो है डायरेक्ट्रिक्स x, एक का y है, तो लेट्स से ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, क्या बोलते हो, ये सिचुएशन ऐसी कुछ हो सकती है। तो एक जो है, अगर मैं देखूं तो अगर ये मेरा x और y एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई इसकी, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, और दोनों का जो कॉमन फोकस है वो क्या है, लेट्स से 4,3 है। ये कह रहा है ये जो कॉमन फोकस है ये कितना है, ये मेरा 4,3 है, तो लेट्स से मैंने फोकस मान लिया कॉमन है, ये मेरा S फोकस है। अब आप देख पा रहे हो जो दोनों पैराबोला है एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो पॉइंट पे, और दोनों अगर मैंने पॉइंट्स लिए हैं, एक अगर मेरा A है और एक मेरा अगर B है, तो मुझे AB लेंथ का होल स्क्वायर निकालना है। AB लेंथ का होल स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले ये जो AB है इसे कनेक्ट करते हैं, कॉर्ड की तरह बिहेव कर रही है दोनों पैराबोला के लिए, ये रहा। तो AB का होल स्क्वायर निकालना है। और एक जो अगर मैं फोकस देखूं तो Y है, एक X है, मतलब ना डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स है, Y और X एक्सिस है। तो अगर मैं चाहूं तो क्या दोनों पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत आसानी निकालना। जैसे अगर मैं ये वाला पैराबोला देखूं जो कि क्या है, ओपनिंग अपवर्ड है, राइट, ओपनिंग अपवर्ड जो पैराबोला है, तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, X एक्सिस, तो इक्वेशन क्या होगी, y = 0 होगी, ये आ गया। और ये जो पॉइंट आया मेरा, पॉइंट क्या है, ये अगर मैंने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया इस पैराबोला पे जो कि h, k है, लेट्स से PH, k है, तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे जैसे आपने सेटिस्फाई कराओगे PS = PM लगाओगे एक बार फिर से, PS ये PM रहेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस बार डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, है ना। देखो ये अगर लेट्स से आपने PS मानी, अगर ये आपका PM आ गया, ये आपका PM आ गया, तो PS = PM के अकॉर्डिंग क्या आएगा, तो ये आ गया 4,3 है, 4,3 थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ये 4 है और ये 3 है, ठीक। तो ये जो हमारी आएगी PS = PM आ जाएगा यहाँ से, और जैसे ही मेरा PS = PM आया तो ये कितना होगा, PS की जो वैल्यू आएगी आ जाएगी √H - 4 होल स्क्वायर प्लस K - 3 होल स्क्वायर आ गया, है ना, ये आ गया मेरा। और ये जो वैल्यू आएगी PM क्या होगा, PM जो डिस्टेंस होगा वो H, K की, y = 0 मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट रख दोगे K - 0, K - 0/1 आ जाएगा, ये मॉड के साथ में आएगा। अब एक काम है, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मैं अगले पेज पे लिख देता हूं इसे, है ना। नेक्स्ट पेज पे क्या होगा, ये H - 4 होल स्क्वायर प्लस K - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहां से जो बच्चों वैल्यू आएगी आ जाएगी मेरी K² के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा X - 4 होल स्क्वायर प्लस Y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, Y² के बराबर। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 आ गया मेरा, बढ़िया। अब एक और बात भी देखनी है यहां पर, जो नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर मैं नेक्स्ट पैराबोला, अब ये पैराबोला पहला वाला मैं हटा देता हूं, है ना, ये तो हम विजुलाइज कर चुके हैं। अब मुझे नेक्स्ट पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है जो कि क्या है, ओपनिंग राइट साइड की तरीके से अगर आप देखो तो उसकी भी इक्वेशन लिख लेते हैं। अब मुझे जो अपना मूविंग पॉइंट है वो कहाँ पे लेना पड़ेगा, इस वाले पैराबोला पे लेना पड़ेगा। कहाँ गया वो, ये रहा, ये मेरा पॉइंट है, लेट्स से H, K है। तो अब क्या करोगे आप, तो PS = PM, तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डालोगे। अब ये आपका आ गया M और ये S है, ये मेरा S है, ऐसा कुछ आया, तो PS = PM आ गया। अब फिर से यहाँ पे लगाते हैं, PS = PM के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इस बार जो आएगा मेरा वो आ जाएगा H - 4 होल स्क्वायर प्लस K - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा,
तो अब ये जो पॉइंट h कॉमा k की अगर y एक्सिस हो तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 होता है। जो y एक्सिस का इक्वेशन होता है वो x इक्वल टू 0 होता है। तो जो पॉइंट h कॉमा k की x इक्वल टू 0 से जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस कितनी आएगी, वो मेरी आ जाएगी x माइनस 0, राइट, या फिर h माइनस 0। तो h माइनस 0 अपॉन कितना आएगा 1, और ये स्क्वायर रूट में होगा और ये मॉड के साथ में होगा। फिर से दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मेरा जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी यहां से, हाँ अब यहां से जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर के बराबर आएगी। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। एक मिनट से क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अब मैं काम करता हूं कि मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूं, तो आपको पता है अगर लेफ्ट साइड दोनों बराबर है, तो अगर दोनों के लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर के बराबर आएगी। तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी आएंगे। अब देखो सारा खेल फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है, तो एक्स की वैल्यू माइनस वाई के बराबर तो नहीं होगी, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, एक्स इक्वल टू वाई लिया जाएगा। यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई ले लेंगे बच्चों। अब अगर एक्स इक्वल टू वाई आ गया है तो क्या मैं x इक्वल टू वाई इसमें डाल सकता हूं, डाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो क्या मिलेगा इक्वेशन, जहां भी x y दिखे वहां x डाल दो। तो x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया x स्क्वायर। और ये हमें पता पैराबोला कर रहे हैं सॉल्व। अगर हम पैराबोला सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या है, ये दोनों तो हैं। तो अगर ये कोऑर्डिनेट में x1 y1 मानूं, अगर मेरा ये जो कोऑर्डिनेट है नेक्स्ट वाला x1 y1 है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है, तो लिख लेते हैं इसे x1 y1 है। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ये जो है मेरा b x2 y2 है। तो एक बात बताओ, जब मैं इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व कर रहा हूं तो जब ये जो x में क्वाड्रेटिक आई है ये डेफिनेटली इंटरसेक्शन पॉइंट्स का क्या देगा, एब्सिसा देगा। तो मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो x1 और x2 ही तो है, x1 और x2 है। ठीक, अब ऐसी अगर बात हो गई और देखो x और y की अगर वैल्यू बराबर है तो मतलब x और y कोऑर्डिनेट दोनों आने हैं सेम, तो x1 y1 बराबर है, x2 y2 भी बराबर होगा, राइट। अब यहां से काम करेंगे, सॉल्व करते हैं इसे। कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू x स्क्वायर आया। तो x स्क्वायर हुआ कैंसिल, ये जो वैल्यू आएगी x स्क्वायर और 6 8 14 माइनस 14x 16 9 25 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये मेरा आ गया वो इक्वेशन जिसके जो रूट्स हैं x1 और x2 हैं। अब एक बात ध्यान देना, मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है x1 y1 x2 y2 के बीच की। तो आप कैसे जो डिस्टेंस मुझे निकालनी है वो क्या निकालनी है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ये मेरा a भी रहा होगा। अब ए बी का स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों, तो ए बी का होल स्क्वायर क्या होगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। तो कितना आएगा, ए बी होल स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा मेरा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये अगर आ गया तो यहां से x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर करके मुझे मिल चुका है। और हमें पता है x1 y1 और x2 y2 है बराबर, तो मैं y1 की जगह x1 और y2 की जगह x2 रख सकता हूं। तो ये वापस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर 2 बार आएगा, तो ऐड होके 2 टाइम्स आ जाएगा। तो यहां से जो ab का होल स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 2 टाइम्स x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। अब अगर क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 2 टाइम्स x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, और इसे मैं माइनस 4 x1 x2 लिख सकता हूं। ये तो हम आराम से कर सकते हैं, है ना। अब आपको पता है ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पे मुझे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आसानी से निकाल सकता हूं। कितनी वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 की, तो अगर आप x1 प्लस x2 की वैल्यू कैलकुलेट करो तो कितनी आएगी, ये आएगा मेरा माइनस b बाई, तो 14 आ जाएगा, राइट। तो कितना आ गया 14 होल स्क्वायर, ये आ गया मेरा 14 होल स्क्वायर, और साथ में कितना आएगा माइनस 4 इंटू x1 x2 कितना होगा c बाई a। तो c मेरा 25 है, a मेरा 1 है, तो 4 इंटू 25 तो कितना आ गया, ये मेरा 100 बन जाएगा। 4 इंटू 25 100 बना, और 196 में से 100 गया तो कितना 96 इंटू 2 कितना होगा 192। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर बनेगा 192 बनेगा। अब हमें ये चेक करना है क्या कोई 192 वाला ऑप्शन है यहां पर, तो मूव करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों। तो जो ऑप्शन है 192 मतलब फर्स्ट पार्ट करेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पार्ट इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन खत्म है।
2025 का सवाल था और बहुत ही सिंपल सवाल था, बस कुछ नहीं थी, कैलकुलेशन ही थी, कहीं ना कहीं बड़ी हल्की कैलकुलेशन अगर आप देखो तो, क्योंकि ये चीजें कहीं बहुत बड़ी बातें नहीं की, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं आगे जो हम डील कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखेंगे। अब अगला सवाल एक आ रहा है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, 2025 का सवाल है। यहां पे क्या है, ये सवाल थोड़ा सा सोचने वाला है। यहां पे कह रहा है कि लेट द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस थ्री मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट पी क्यू आर। तो ये जो पैराबोला है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को पी क्यू आर पे मीट कर रहा है। अब क्या कह रहा है, इफ द सर्कल सी विद सेंटर एट -1, पासिस थ्रू द पॉइंट्स पी क्यू आर देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अब देखो सबसे पहली बात क्या है ना कि अगर ये जो पैराबोला अगर मैं इसे बना दूं तो देखो पैराबोला बच्चों कुछ ऐसा है। ये एक पैराबोला है, जो पैराबोला मैं बना रहा हूं, ठीक है, वाई एक्स एक्सिस है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को पी क्यू पे, देखो अब एक बात समझो, पी क्यू मतलब एक्स को 2 पॉइंट पे डेफिनेटली उड़ाएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो एक्स को 2 पॉइंट पे काटेगा और वाई को 1 पॉइंट पे काटेगा। तो ऐसे में क्या होगा, लेट्स से अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा आएगा, ध्यान देना, ऐसा कुछ आया, ऐसा शेप होगा कहीं ना कहीं। अब एग्जैक्टली वर्टेक्स का तो हमें पता नहीं हो सकता क्योंकि हमें पी के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मोटा मोटी एक ऐसा डायग्राम आएगा। और ये क्या है, तो यहां पे कह रहा है कि एक P हो गया, एक Q हो गया और एक R हो गया। चलो ठीक है, तो मैंने इसे P मान लिया, इसे Q मान लिया, इसे R मान लिया। अब क्या कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? आई थिंक ट्राई कर सकते हैं। एक और चीज दी गई, जो सेंटर है सर्कल का वो क्या है, वो PQR से पास करेगा। एक ऐसा सर्कल हमें बनाना जो कि PQR से पास कर जाए। तो ठीक है, कहीं ना कहीं एक ऐसी सर्कल हम बना लेंगे, लेट्स से ऐसे कुछ जा रहा होगा, ऐसे करके कुछ जा रहा होगा, है ना, ध्यान देना, ऐसे करके कुछ जा रहा होगा, ऐसे करके जा रहा है। इसका सेंटर -1, अभी वो हम एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं बना रहे, दिखाना नहीं है हमें कि -1, पे ही है, राइट। बस हमें विजुलाइज करना है, सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो मुझे क्या करना है, अब इस केस में जो PQR जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बनेगा PQR, मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मुझे सख्त जरूरत होगी PQ और R कोऑर्डिनेट्स की, राइट। PQR कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, P का भी कोऑर्डिनेट चाहिए, Q का भी चाहिए, R का भी चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, मुझे लगता है एक काम तो मैं कर सकता हूं। अगर ये जो पैराबोला क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस ऑफ कितना है -3 इक्वल टू 0, ये है मेरा। तो बच्चों एक काम हम कर सकते हैं, मुझे पता है अगर r क्या पॉइंट है, r इसका y इंटरसेप्ट इस पैराबोला का, तो अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, है ना। तो जैसे आपने x इक्वल टू 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू -3 के बराबर आ जाएगी। तो -3 आ गया, लिख लेते हैं, -3 के बराबर आ गया, लिख लो, ये मेरा y इक्वल टू -3 आ गया। तो y इक्वल टू -3 मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना आ गया, ये मेरा आ गया 0, -3। अब मुझे p और q का नहीं पता है, तो लेट्स से मैं p कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 होगा। तो मैं p को अल्फा, 0 ले लेता हूं और q को मैं बीटा, 0 ले लेता हूं, राइट। ऐसा कर लेते हैं, ओके ठीक है। तो अब एक और काम भी करना है, आपको एक बात दी गई है कि जो अब जो सर्कल पास कर रहा है उसका जो सेंटर है ना वो -1, है। और लेट्स अगर मैं उस सर्कल की रेडियस r ले लेता हूं, जो सर्कल है कि अगर इसकी मैं रेडियस r ले लेता हूं तो उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, है ना, ये आ गया। अब यहां पे देखो h, k क्या है, -1, है, तो यहां से h की वैल्यू -1, तो x + 1 होल स्क्वायर बनेगा और प्लस y + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, r स्क्वायर आ गया। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई और ये जो सर्कल है ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट R से पास करता है, ये हमें पता है। ये पॉइंट R से अगर पास करता है तो जो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट होंगे वो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर अगर सेटिस्फाई करेंगे तो मैं x की जगह क्या रख सकता हूं, 0, y की जगह -3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर -3 + 1 2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी और r स्क्वायर की अगर वैल्यू आ गई तो आगे देखते हैं क्या होगा। तब यहां से अगर मेरा r स्क्वायर आ गया तो मैं यहां पे रख देता हूं, है ना, कहां गया, तो r स्क्वायर की अगर वैल्यू, हाँ ये आ गया मेरा। तो सॉल्व करते हैं इसे, तो यहां पे रखते हैं x - h होल स्क्वायर, तो x + 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर आ गया प्लस y + 1 होल स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 5 के बराबर आ गई। अब एक तो मेरा सर्कल आ गया और एक मेरा क्या था, पैराबोला, y इक्वल टू -3 है। पैराबोला क्या था, आई मीन देखो ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, y इक्वल टू -3 है, पैराबोला क्या था, कहां गया, ठीक है। अब एक काम करना है मुझे, ये जो पॉइंट है, जो सर्कल है
क्या मैं यहां से एक काम कर सकता हूं कि ये पॉइंट पी और क्यू को कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो सर्कल है ये पॉइंट पी और क्यू को एक्स एक्सिस पे काट रहा है, मतलब ये पॉइंट पी और क्यू क्या है, इस सर्कल के एक्स इंटरसेप्ट हैं। और अगर ये एक्स इंटरसेप्ट हैं तो कैसे हम निकालेंगे? तो किसी भी कर्व का अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो यहां पे मैं y इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो जैसे मैंने y इक्वल टू 0 पुट किया, क्या आएगा? x प्लस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 प्लस 1 होल स्क्वायर 1 स्क्वायर के बराबर 5 आ गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं x प्लस 1 होल स्क्वायर कितने के बराबर आएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। तो x प्लस 1 क्या होगा? प्लस माइनस 2 के बराबर होगा बच्चों। तो जो x की पॉसिबल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1 आएगी, और माइनस 2 माइनस 1 कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो x के दो कोऑर्डिनेट आ गए, 1 और माइनस 3 आ गया। अब x के अगर दो कोऑर्डिनेट आए 1 और माइनस 3, तो डेफिनेटली जो पॉइंट्स होंगे, एक तो होगा 1,0, दूसरा क्या होगा? -3,0। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिख लेते हैं, वो जो पॉइंट्स आएंगे, अगर मैं p को बोलता हूँ तो देखो q डेफिनेटली राइट साइड में है, तो मैं q को बोल देता हूँ, क्या है उसका नाम? q ही है ना, हाँ, 1,0, और अगला क्या है? p। तो p आ जाएगा -3,0, और r क्या है? r मुझे पता है 0, -3 के बराबर है। हालांकि इससे कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप चाहे जो ऊपर नीचे कुछ भी रखो, एरिया तो सेम आएगा, कोई भी पॉइंट कुछ भी नाम दे दो, राइट। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? तो एरिया जो आएगा ट्राइंगल का वो कितना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल तो वो मेरा आ जाएगा 1/2, एंड देन पॉइंट्स रखो यहाँ पे 1, 0, 0, -3, -3, 0, और एक बार फिर से 1, 0, और होल मॉड तो बाहर आना ही आना है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। अब -3 इंटू 0 कितना? -3 इंटू 1, -3 और 0 आ गया, 0 इंटू 0 0 आ गया। और आपको पता है क्या? माइनस एक और लगाना है, क्यों माइनस लगाना है? क्योंकि -3 इंटू -3 कितना होगा? ये आ जाएगा 9, और साथ में बाहर माइनस, तो आ जाएगा -9। तो आ गया मेरा -9, और बाहर मॉड लगा पड़ा है, तो 9 3 12/2 6 आ जाएगा आंसर। इसमें 6 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो 6 स्क्वायर यूनिट का कोई ऑप्शन है मौजूद? बिल्कुल, बी ऑप्शन सही है। तो यहां पर हाँ एक बार जरूर लिख लेना, 6 स्क्वायर यूनिट लिखने की आदत होनी चाहिए, राइट। 6 स्क्वायर यूनिट, यहां पे आंसर कितना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 स्क्वायर यूनिट होगा। क्लियर है? सिंपल सवाल, बट ये थोड़ा सा विजुलाइज करना था, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का थोड़ा सा काम था हमारा, लेकिन एक बार जब हमने ये कर लिया, आगे तो सिर्फ बस एरिया निकालना है, और एरिया तो बहुत आसान है निकालना। अगले सवाल पे चलता हूं मैं, अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो अगला सवाल क्या है बच्चों? पढ़ो इसे आप। Let P be the parabola whose focus is -2,1 and the directrix is 2x plus y plus 2 equal to 0. Then the sum of the ordinates of the point on P whose abscissa दिया हुआ है। फिर से जरा पढ़ो, कह रहा है कि let P be the parabola, तो P एक पैराबोला, इसका फोकस दिया, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, ठीक है, और सम ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P दिया गया है। तो कह रहा है कि जो पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट है उनका जो सम दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो मुझे पता करना है। और एब्सिसा जो दिया गया है वह हुज एब्सिसा इज -2, तो वो पॉइंट P का एब्सिसा -2 दिया गया है। तो एक काम करते हैं, पहले पैराबोला की सिचुएशन बनाते हैं, कैसा है। लेट्स से मेरा ये पैराबोला है, तो इसका फोकस मुझे दिया गया है -2,1। तो अगर मैं यहाँ पे फोकस -2,1 समझ लेता हूँ, ऐसा मानता हूँ, और डायरेक्ट्रिक्स कितना? डायरेक्ट्रिक्स मेरा है 2x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑन द पॉइंट P हुज एब्सिसा, हाँ। तो अब लेट्स से मैं ये जो पॉइंट P, अगर इसका मैं एब्सिसा कितना दिया गया मुझे? -2, और ऑर्डिनेट मुझे पता ही नहीं है, तो इससे मैंने y मान लिया। तो वापस से वही डेफिनेशन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, PS इक्वल टू PM। फिर से लगाते हैं, बड़ा काम की चीज है, PS इक्वल टू PM दिमाग में होनी भी चाहिए, बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला है, PS इक्वल टू PM, PS इक्वल टू PM, वही कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो ये आया मेरा PS और ये मेरा आया PM। तो -2, y, अब देखो वही होता, मैंने y यहाँ पे क्यों लिया? अगर आप चाहो तो k लोगे, k को बाद में y से रिप्लेस करते हो, तो मैंने सीधा y मान के इक्वेशन ऑफ पैराबोला करते हैं। ऐसे आप सीधे सीधे कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज हो सकते हो, है ना। अगर आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है, तो अगर आप h, k, तो यहाँ तो किसी को दिखाना नहीं है बेटा, किसी को कैलकुलेशन तो दिखानी नहीं है, एग्जाम में तो आप ही बैठ रहे हो, आपको ही सॉल्व करना है, खुद को रिवॉर्ड करना है ना। तो इस केस में क्या सीधे सीधे मैं कहूंगा h, k मानने की जगह पहले मैंने h, k माना, फिर मैंने ये निकाला, लोकस निकाला, फिर h को x रिप्लेस किया, k को y से रिप्लेस किया, सीधे x, y मानते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो यहां पे क्या होगा? अब PS इक्वल टू PM है, तो जो PS की वैल्यू कितनी आएगी?
तो PS मेरा आ जाएगा y -1। देखो -2 कैंसिल होगा और आ जाएगा y -1, और मैं सीधे सीधे ये लिख रहा हूँ, तो y -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर तो करना ही होता, मॉड वॉड वगैरह से बचने के लिए, मॉड और जो स्क्वायर रूट है ऐसी डरावनी चीज़ों से बचने के लिए हमें कहीं ना कहीं स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने पहले स्क्वायर कर दिया y -1 होल स्क्वायर। अब बताओ pm होल स्क्वायर क्या, तो पहले pm लिख लेते, pm की डिस्टेंस क्या आएगी, तो आ जाएगा 2 × -2 -4 आ जाएगा, सही चल रहा, -4 आ जाएगा पहले, और अगला क्या आएगा +y +2, ये आ गया, और इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा, तो √5 आता, बट √5 का होल स्क्वायर क्या आएगा 5 आ जाएगा, ये आ गया। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी 5 × y -1 होल स्क्वायर इक्वल टू y -2 होल स्क्वायर। तो जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 5 × y² + 1 - 2y इक्वल टू y² + 4 दिस वन। तो यहाँ से आ जाएगा 5y² - 10y + 5 इक्वल टू y² - 4y + 4। तो ये आ जाएगा मेरा 4y² - 10y + 4y - 6y + 1 इक्वल टू 0 आ गया। बढ़िया आ गया, ये y में आ गया। तो देखो यही तो एब्सिसा रिप्रेजेंट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट तो एब्सिसा है, तो सम ऑफ एब्सिसा मतलब सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट्स आएगा क्या आएगा, अगर इसके मैं कह रहा हूँ दो एब्सिसा जो है, मतलब दो ऑर्डिनेट्स अगर y1 y2 हैं, तो y1 + y2 जो कि इसके रूट्स हैं वो कितने आएंगे -b/a। तो -b/a के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा -6/4, 6/4 आ जाएगा, जो कि 3/2 के बराबर होगा, 3/2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 3/2 प्रेजेंट है। चलते हैं मैच करते हैं फटाफट। तो जो ऑप्शन मेरा आएगा 3/2 आएगा। क्लियर हो गया, समझ में आई ये बात। अगला सवाल, अगला सवाल। अब ये सवाल जरा पढ़ो क्या लिखा है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। यहां पे कह रहा है P H, K be a point on the parabola x equal to 4y² which is nearest to the point 0,33। तो एक पॉइंट है पैराबोला पे जो कि 0,33 के बहुत ही सबसे नियरेस्ट है। Then the distance of the point P from the directrix of the parabola y² equal to 4 × x + y। तो कह रहा है वो जो पॉइंट है उसकी इस वाले पैराबोला, जो नया पैराबोला मैंने बनाया है, उसके डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले मुझे वो पॉइंट P के बारे में पता करना पड़ेगा। वो जो पॉइंट P है उसके बारे में पता करना ही पड़ेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, ये वाली कंडीशन से निकलेंगे, क्योंकि नियरेस्ट दिया हुआ है। तो यहां पे एक काम करेंगे, और देखो जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन। अब यहां पर एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं पैराबोला बनाता हूं। तो क्या y² = x/4 मतलब है तो इसी तरह का, ओपनिंग राइट साइड है, ये वाला पैराबोला है। ये मेरा आ गया क्या y² = x/4 है, और कह रहा है कि 0,33 लेट से अब यहीं कहीं पे होगा y एक्सिस पे पॉजिटिव पे, ये मेरा मान लो 0,33 यही पॉइंट है। वो क्या पॉइंट का नाम भी दिया, अच्छा Q लिख रखा है इन्होंने, तो ये Q है। और कह रहा है कि पॉइंट H, K जो है वो इस तरीके से इस पैराबोला पे है कि ये इसके नियरेस्ट है। अब ये नियरेस्ट कब होगा, जब ये जो मेरा Q से अगर मैंने P पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, अगर मैंने Q से P पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तभी ये जो पॉइंट P है नियरेस्ट मिलेगा। तो नॉर्मल हो गया एक तरीके से। और अगर नॉर्मल है तो अगर मैं पॉइंट को 80² 280 मान लूं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, tx + y = 280 + 80³। तो यहां पे जो इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ PQ कितना आएगा, tx + y = 280 + 80³ आ जाएगा। और ये जो पॉइंट होगा मेरा क्या होगा, 80² 280 ले सकता हूं। तो इस तरीके से मतलब h की जगह 80², k की जगह 280 रख देंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। और a की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। a की वैल्यू क्या होगी, तो ये अगर ये y² = कितना दिया गया, x/4 दिया है, यही है ना, क्योंकि देखो x = 4y², तो y² = x/4। अब इसे हम y² = 4x से कंपेयर करेंगे, तो 4a की जो वैल्यू आएगी 1/4 के बराबर। तो जो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1/16 है, 1/16 के बराबर है। अभी अगर ये x जो a की वैल्यू 1/16 के बराबर है, इसे हम यहां रखते हैं, तो यहां से जो वैल्यू आएगी tx + y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 × 1/16 × t + 1/16 t³ आ गया। अब यहां से एक और बात भी मुझे पता है कि ये जो इक्वेशन है, जो नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल
किसी पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट क्या है 0,33 से भी तो पास करता है, और अगर ये 0,33 से पास करता है तो 0,33 जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 0, y की जगह 33 रखते हैं तो कितना आएगा 33 इक्वल टू, देखो ये तो खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/16 आ गया, तो 2/16, तो मैं लिख देता हूं 2t प्लस टी क्यूब अपॉन कितना हो गया 16, ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2 गुणे टी, 2t प्लस टी क्यूब अपॉन 16, तो यहां से जो मेरी 2t प्लस या टी क्यूब प्लस 2t की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 16 गुणे 33, 16 इंटू 33 आ गया। तो यहां से अगर ये कैलकुलेशंस को मैं फर्दर आगे बढ़ाऊं तो कितना आएगा टी क्यूब प्लस 2t माइनस ऑफ 16 इंटू 33 इक्वल टू 0। ठीक है, एक मिनट, ये आ गया मेरा टी क्यूब प्लस 2t आ गया। ठीक है, अब मुझे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिख रही है, क्यूबिक इक्वेशन है, और अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो ये हिट एंड ट्रायल से हो सकता है। तो अगर आप यहां पे एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें कैलकुलेशन करूं तो 1 तो नहीं जाएगा, 2 भी नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा। ऐसे अगर आपने चेक किया तो जो t इक्वल टू 8 है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 16 गुणे 33 528 के बराबर होता है। तो आ जाएगा टी क्यूब प्लस 2t माइनस 528 इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे t इक्वल टू 8 पुट करता हूँ तो आप सभी कितना आएगा, ये 8 क्यूब प्लस 2 इंटू 8 माइनस ऑफ 528, जो कि सच में 0 के बराबर ही आएगा। तो मतलब t इक्वल टू 8 इसका एक रूट हुआ, और बाकी रूट्स नहीं मिलने वाले। आप फैक्टर करके देखोगे तो बाकी रूट्स हमें बिल्कुल नहीं मिलने वाले, तो एक ही रूट मिलेगा t इक्वल टू 8। तो अगर मुझे t इक्वल टू 8 मिल गया तो क्या मैं पॉइंट पता कर सकता हूं? पॉइंट क्या मतलब, ये रहा पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो जो मेरे पॉइंट क्या है 80 स्क्वायर मतलब कितना है, a मेरा कितना था 1/16, तो 1/16 टी स्क्वायर कॉमा 280 मतलब 2 इंटू 1/16 कितना होगा, तो 1/8 टी आ जाएगा, 1/8 टी आ जाएगा, और 1/16 हो गया 1/16। अब यहां से क्या होगा टी स्क्वायर, तो ये जो पॉइंट पी आएगा कितना आएगा, पॉइंट पी जो मेरा आएगा बच्चों आ जाएगा 1/16 इंटू 64 कमा 1/8 इंटू 8 आ गया। अच्छा एक बात और, एक सेकेंड, t इक्वल टू 8 आया, राइट? तो t इक्वल टू 8 इसका सोल्यूशन आया, ठीक है। हाँ, आई थिंक जस्ट लेट मी चेक, t इक्वल टू 8, ओके, तो t माइनस 8 इसका फैक्टर, तो t इक्वल टू 8 इसका सोल्यूशन हो गया। तो जो पॉइंट आए 80 स्क्वायर कॉमा 280 के अकॉर्डिंग, तो कितना आ गया 4 और ये 1। जो मेरा पॉइंट आया कितना आया 4,1। अब ये 4,1 की जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट्रिक्स से निकालनी। डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स से निकालनी है। तो पहले मुझे पैराबोला को प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस वाई है बच्चों, तो यहां से हम बोलेंगे आ जाएगा मेरा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y इक्वल टू 4x, दोनों साइड में 4 ऐड करेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बोलूँगा y माइनस 2 का जो होल स्क्वायर आएगा वो 4 इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर। तो ये कहीं ना कहीं शिफ्टेड फॉर्म में पैराबोला की फैमिली है, और ये किस तरह से है, ये y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस ऑफ एच टाइप है। तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं इसे कैपिटल X मानूँ, अगर इसे मैं कैपिटल Y लूँ, तो क्या होता था डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस केस में, कैपिटल X इक्वल टू माइनस ऑफ ए होता था, तो कैपिटल X इक्वल टू माइनस ऑफ ए होता था। अब कैपिटल X क्या होगा, x माइनस एच मतलब x प्लस 1 की जो वैल्यू होगी माइनस a मतलब क्या होगा, तो माइनस a, तो 4a, ये 4a से कंपेयर करोगे तो 4a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 1 है, तो माइनस a कितना होगा -1, तो जो x की वैल्यू आएगी -2 के बराबर आएगी। तो x की वैल्यू -2 के बराबर आई, तो ये -2 से ये 0.4,1 की डिस्टेंस कितनी होगी, आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, कितना आएगा, इक्वेशन रख दो 4 + 2 अपॉन √1, ये मेरा डिस्टेंस आएगा, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो डिस्टेंस क्या आ गई 6 के बराबर आई, है ना। तो जो डिस्टेंस 0.4,1 की आई डायरेक्ट्रिक्स से, जो नया वाला पैराबोला है उसके डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या आ रही है 6 आ रही है। तो 6 ऑप्शन पे चलते हैं, देखते कोई ऑप्शन है 6 मौजूद, बी ऑप्शन है, खत्म सवाल। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट द पॉइंट P ऑफ द फोकल कॉर्ड PQ ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x बी 1 - 4, राइट। तो ठीक है, कह रहा है कि एक पॉइंट P है फोकल कॉर्ड का, फोकल कॉर्ड PQ है, पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो 1, -4 है। लेट द फोकस ऑफ द पैराबोला डिवाइड्स द कॉर्ड PQ इन द रेशियो m/n।
तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू 1, देन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे ये निकालना है। तो मुझे अल्टीमेटली निकालना पड़ेगा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है फोकस, PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस फोकल कॉर्ड को जो हमारा फोकस है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले जब भी मैं फोकल कॉर्ड की बात करूंगा तो एक चीज तो दे रखी हुई है, देखो आपको पता होना चाहिए अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x काइंड ऑफ थिंग है तो उसके लिए अगर फोकल कॉर्ड जब भी मैं बनाता हूं जो कि फोकस से पास करती है, फोकस से जो पास करती है, तो अगर एक कोऑर्डिनेट at स्क्वायर कॉमा 280 है तो दूसरा क्या होता था बताओ, तो t को -1/t से रिप्लेस करते थे, तो यहां पे क्या आएगा a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा -2a/t आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, ऐसा होगा। और फोकस बड़ा आसान है, फोकस क्या है, तो फोकस a, 0 होता था क्योंकि सिंपल पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है, ओपनिंग राइट साइड, तो ये क्या होगा 4 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 4 a इक्वल टू 4 आया, तो फोकस जो मेरा आएगा 4,0 आ जाएगा। अब मुझे क्या ये t की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल। कैसे निकालूंगा, तो हमेशा y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हैं, एल्स t की 2 फालतू वैल्यू मिलेगी, फिर हमें शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है। तो सीधे मैं y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करूंगा, तो ये 280 की जो वैल्यू -4 के बराबर दी गई। लेट से मेरा जो पॉइंट P था, ये मेरा पॉइंट P है और ये मेरा Q है, और ये जो रेशियो है PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में, तो ये रहा m/n, ये रेशियो है, ये मुझे निकालना है अल्टीमेटली। तो पहले मैं पॉइंट P तो निकाल लूं, तो उसके लिए क्या करेंगे, 280 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दी गई है, तो आपकी -4 के बराबर दी गई है। अब यहां से a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 के बराबर है, तो 2 × 4 × t इक्वल टू -4, तो ये -4 कैंसिल, तो जो t की वैल्यू है -1/2 आ गया। अब यहां से क्या होगा, अगर मैं पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट यहाँ चाहूँ, पॉइंट Q क्या आएगा, a/t स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा a/t स्क्वायर, एक मिनट, पॉइंट Q जो आएगा ये आ जाएगा मेरा a/t स्क्वायर कॉमा -2a/t, तो कितना होगा ये, अब a मेरा कितना है, a मेरा 4 है, तो आ जाएगा मेरा 4/t स्क्वायर कॉमा -2 × 4 -8/t आ गया बच्चों। अब t की वैल्यू कितनी थी, तो t की वैल्यू -1/2 थी, तो यहां से कितना आएगा 4 × -1/2 होल स्क्वायर, और नेक्स्ट कितना होगा -8 अपॉन -1/2, कितना होगा ये बताओ, तो 2 दूनी 4, 16 आ गया, तो ये आ गया 16, और ये माइनस माइनस होगा कैंसल, मिलके कितना बनेगा 8 दूनी 16, तो 16,16 आ गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट आए 16,16 आ गया। और ऊपर वाला कितना था, ऊपर वाला मुझे जो दिया गया है वो मेरा जो है 1,-4 था, तो ये जो है मेरा 1,-4 है। अब एक काम करते हैं, ये जो PSQ लाइन सेगमेंट इसे थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं स्ट्रेट में, फिर हम इंटरनल डिवीजन लगाएंगे PQ। तो P कितना है 1,-4 है, 1,-4। अगला कितना है, Q कितना आया था, तो Q कैलकुलेट किया 16,16 आया। और मेरा S कितना है, पॉइंट S जो कि मेरा फोकस है वो 4,0 है, तो ये मेरा बच्चों 4,0 है। अब मैंने मान लिया ये m/n का रेशियो है, तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या बोलता है, तो एक काम करूँ मैं लैम्डा वाला मान लूँ क्या, थोड़ा आसान हो जाएगा, λ/1 बाद में m/n से मतलब मैं कंपेयर कर लूंगा, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं λ/1 ले रहा हूँ, ठीक है। अभी तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा S कोऑर्डिनेट होगा, मतलब लेट से मेरा जो 4 आएगा कितने का रहेगा, तो m1x2 मतलब λ × 16, 16 λ + 1 अपॉन λ + 1, ये आएगा। देखो फिर ध्यान से देना, 4 इक्वल टू क्या आया, 4 इक्वल टू λ × 16 + 1 × 1 अपॉन λ + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 λ + 4 इक्वल टू 16 λ + 1 आ गया। तो यहाँ से क्या आएगा, ये मेरा आ जाएगा 16 में से 4 गया 12 λ इक्वल टू 3, तो जो λ की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1/4 के बराबर आ जाएगी, यही तो आएगा। क्या लैम्डा की वैल्यू 1/4 के बराबर, ध्यान से देख लो, 16 में से 4 गया 12, ये आ गया 3, 12, 3, तो लैम्डा की वैल्यू 3/12 जो कि 1/4 के बराबर है। तो जो रेशियो मेरा आएगा क्या आएगा, जो रेशियो आएगा आ जाएगा λ/1 मतलब 1/4:1, तो ये अगर इफेक्टिवली रेशियो किस पर आएगा 1:4 के बराबर। तो मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो मेरा m/n आया वो कितना आ गया, वो 1/4 के बराबर आ गया। और इनका कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 1 ही होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब मुझे क्या कैलकुलेशन करनी है, m² + n² निकालना है, तो m² + n² कितना होगा, ये मेरा आ जाएगा 1² + 4², तो वैल्यू आएगी 17 के बराबर। क्लियर। तो λ/1 मान के थोड़ा चालाकी की, एल्स हमें 2 इक्वेशन मिलती है m और n में, मे बी हाँ मिलती तो उस केस में कैलकुलेशंस करनी पड़ जाती, तो वो अननेसेसरी कैलकुलेशन ने अवॉइड की इस तरीके से, और जो आंसर आएगा वो 17 आएगा। तो अगर ऑप्शन देखूँ तो फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, करेक्ट है, बढ़िया।
तो ये सवाल भी हो गया, इजी सा सवाल था, ऐसे ही क्वेश्चंस हमें करने थे। आई होप बढ़िया लगा। तो ये था मेरे साइड से कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन जो बड़े ही बेहतरीन सवाल थे। और देखो ये जेई की पीवाई की वन ऑफ द बेस्ट सेट मैंने उठाए थे क्वेश्चंस। अगर आपको बाकी सवाल भी प्रैक्टिस करनी है तो नीचे टैप एंड टेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पर जाओ और बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो, जो भी बाकी क्वेश्चंस है लगाइए एंड देन यू कैन कम विद दैट वन। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।